हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू द लर्नर पॉइंट। आज अपने स्टार्ट कर रहे हैं फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर में जो जनरल साइंस के 10 टॉपिक हैं। उनमें से जो फर्स्ट टॉपिक है एटम्स एंड मॉलिक्यूल, परमाणु एवं अणु। ये टॉपिक साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स सभी स्टूडेंट्स के लिए इक्वली इम्पोर्टेंट है क्योंकि जनरल पेपर सबके लिए कॉमन है। तो आज अपने स्टार्ट करते हैं पहले टॉपिक को, परमाणु एवं अणु। अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग चलेंगे। जैसे जैसे टॉपिक आते जाएंगे वैसे वैसे अपने 9 to 10th क्लासेस में, 8th क्लासेस में ये टॉपिक मिलते हैं और वहीं से क्वेश्चन आते हैं। परमाणु एवं अणु, एटम एंड मॉलिक्यूल। क्या होता है एटम और क्या होता है मॉलिक्यूल? आपने देखा होगा कोई भी पदार्थ को इंग्लिश में बोलते हैं मैटर। मैटर की स्मॉलेस्ट जो यूनिट होती है, सबसे छोटी यूनिट होती है, वो क्या होती है? एटम होती है। अब कईयों के दिमाग में आएगा कि मैडम पदार्थ क्या होता है? तो पदार्थ वो चीज़ है जिसका कोई ना कोई क्या हो, द्रव्यमान हो। जैसे आप अभी मेरे को फ़ोन से देख रहे हो तो फ़ोन का कोई ना कोई द्रव्यमान है, इसने कोई ना कोई स्थान को कवर किया हुआ है या नहीं किया हुआ। तो ऐसी कोई वस्तु जिसका कोई द्रव्यमान हो और वो अपने स्थान को क्या करती हो, ग्रहण करती हो, पदार्थ कहलाता है। पदार्थ है वो छोटी छोटी यूनिट से बना होता है जिन्हें अपने क्या बोलते हैं? परमाणु। इन्हीं परमाणुओं के जुड़ने से क्या बनते हैं? अणु। आइए अपने स्टार्ट करते हैं परमाणु और अणु के बारे में। प्राचीन भारतीय एवं ग्रीक दार्शनिक द्रव्य के अज्ञात एवं अदृश्य रूपों से सदैव चकित होते रहे हैं। पदार्थ की विभाज्यता के मत के बारे में भारत में बहुत पहले, लगभग 500 ईसा पूर्व, विचार व्यक्त किया गया था कि पदार्थ को आगे तोड़ा जा सकता है। तो इन 3 पॉइंट्स के अंदर आपको क्या है, कोई क्वेश्चन एग्ज़ाम में देखने को नहीं मिलेगा। आगे चलते हैं, फिर अपने कहाँ से आएगा क्वेश्चन वो बताते हैं। भारतीय दार्शनिक महर्षि कणाद ने प्रतिपादित किया कि यदि हम द्रव्य पदार्थ को विभाजित करते जाएं तो हमें छोटे छोटे कण प्राप्त होंगे। मैंने बताया था ना, पदार्थ किन से बना होता है? छोटे छोटे कणों से बना होता है। अंत में एक सीमा आएगी जब प्राप्त कण को पुनः विभाजित नहीं किया जा सकेगा, अर्थात यह सूक्ष्मतम कण अविभाज्य होगा। तो परमाणु की बात हो रही है कि अपने क्या, कोई भी पदार्थ को तोड़ते जाएंगे, लास्ट में वो छोटे छोटे कणों में क्या हो जाएगा? विभक्त हो जाएगा। वो कण को अपने आगे नहीं तोड़ सकते, यानी कि वो सूक्ष्मतम कण क्या हो जाएगा? अविभाज्य हो जाएगा। इस अविभाज्य सूक्ष्मतम कण को उन्होंने परमाणु कहा। किन्होंने कहा? भारतीय दार्शनिक महर्षि कणाद जी ने। एक अन्य भारतीय दार्शनिक पकुदा कात्याम ने इस मत को विस्तृत रूप से समझाया था और कहा कि ये कण सामान्यतः संयुक्त रूप में पाए जाते हैं। इसका क्या मतलब है कि परमाणु कभी भी स्वतंत्र नहीं रह सकते। प्लीज़ ये मतलब को समझते जाओ। एक तो पदार्थ है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है जो आगे अविभाज्य नहीं होते, उसे अपने परमाणु कहा। किसने कहा? महर्षि कणाद जी ने। दूसरे भारतीय दार्शनिक पकुदा आए, उन्होंने कहा कि ये जो परमाणु होते हैं ना, वो स्वतंत्र नहीं रह सकते, वो संयुक्त अवस्था में रहते हैं जो हमें द्रव्यों के भिन्न भिन्न रूपों को प्रदान करते हैं। द्रव्यों का मतलब है पदार्थ। क्या मतलब है? पदार्थ। पदार्थ को ही क्या बोलते हैं? द्रव्यों। एक होता है द्रव और एक होता है द्रव्य। इन दोनों में फ़र्क है। इसका मतलब होता है पदार्थ। तो अलग अलग रूप कैसे देते हैं कि ये जब परमाणु पास पास होते हैं ये तो ठोस रूप ले लेते हैं, थोड़े दूर दूर होते हैं तो द्रव का रूप ले लेते हैं, और दूर होते हैं तो गैस का रूप ले लेते हैं। लगभग इसी समय ग्रीक दार्शनिक डेमोक्रिटस एवं
ल्यूसिपस ने सुझाव दिया कि यदि हम द्रव्य को विभाजित करते जाएं तो एक ऐसी स्थिति आएगी जब प्राप्त कण को पुनः विभाजित नहीं किया जाएगा। तो हमारे भारतीय दार्शनिक जो कणाद जी थे उन्होंने भी ये बात की थी, और एक ग्रीक दार्शनिक जिनका क्या नाम था डेमोक्रिस्ट, क्या नाम था, डेमोक्रिस्ट, उन्होंने भी ये बात की थी कि ये क्या है, जो कण होते हैं वो आगे विभाजित नहीं किए जा सकते। उन्होंने इन अविभाज्य कणों को परमाणु अर्थात अविभाज्य कहा था, डेमोक्रिस्ट ने कहा था, और उससे पहले अपने भारतीय दार्शनिक महर्षि जी ने ये बात बोल दी थी। ये सभी सुझाव दार्शनिक विचारों पर आधारित हैं। इन विचारों की वैधता सिद्ध करने के लिए 18वीं शताब्दी तक कोई अधिक प्रयोगात्मक कार्य नहीं हुए हैं। कोई प्रैक्टिकली बात सामने नहीं आई, बस एक दार्शनिक रूप में इन्होंने कह दिया और हमने मान लिया। महर्षि कणाद जी ने कहा था, पकुदा जी ने कहा था कि ये स्वतंत्र नहीं रह सकते। ग्रीक दार्शनिक डेमोक्रिस्ट और ल्यूसिपस, ये सारे नाम आपको याद रखने हैं। जनरल साइंस के अंदर जो भी 7-8 क्वेश्चन आने हैं 5 से लेकर 8 के बीच में, उसको करने का सही तरीके से एक ही तरीका है कि आपको 6 to 10th के अंदर जो भी टॉपिक मिलता है सिलेबस के अकॉर्डिंग उसे रीड करना चाहिए। सिलेबस से बाहर जाके करोगे कोई फ़ायदा नहीं है। यदि 10 टॉपिक लिखे हुए हैं तो आपको 10 टॉपिक ही अच्छे से उन्हीं बुक्स के अंदर से देखना है, इससे अच्छे नोट्स आपको नहीं मिलेंगे। 18वीं शताब्दी के अंत तक वैज्ञानिकों ने तत्वों एवं यौगिकों के बीच भेद को समझा तथा स्वाभाविक रूप से यह पता करने के इच्छुक हुए कि तत्व कैसे तथा क्यों सहयोग करते हैं। अब तत्व क्या होते हैं, आपके सामने एक वर्ड आया तत्व। तत्व क्या होते हैं, जो एक जैसे परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। एक जैसे परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं उसे अपने क्या बोलते हैं, तत्व। जैसे कार्बन तत्व, नाइट्रोजन तत्व, ऑक्सीजन तत्व, ये क्या है, तत्व है। आपने पीरियोडिक टेबल के अंदर क्या रखते हैं, तत्व। ये तत्व आपस में क्यों जुड़े, क्या हो गया इन्हें कि इनको जुड़ना पड़ा। तब तत्व परस्पर सहयोग करते हैं तब क्या होता है, और ये सहयोग करेंगे तो क्या बनेगा। ये सब बातें अपने दिमाग में उठने लगी 18वीं शताब्दी में। वैज्ञानिक आंतवा एल लवाइजिए या लवोशियर भी बोलते हैं, ये अपने फादर ऑफ केमिस्ट्री हैं, ने रासायनिक संयोजन के 2 महत्वपूर्ण नियमों को स्थापित किया, जिसने रसायन विज्ञान को महत्वपूर्ण आधार प्रदान किया। अब सर लवोशियर ने क्या दिए थे, 2 नियम दिए थे, जिन्होंने केमिस्ट्री को क्या दे दिया, एक आधार दे दिया। तो ये भी पूछे जाएंगे कौन से 2 नियम दिए थे। पहला नियम दिया था उन्होंने रासायनिक संयोजन के नियम के अंदर उन्होंने बताया, पहला नियम तो था द्रव्यमान संरक्षण का नियम, पर उससे पहले कुछ पढ़ना है। रासायनिक संयोजन का नियम है कि तत्व वगैरह कैसे जुड़ते हैं, इसके संबंध में कुछ नियम दिए थे लवोशियर ने। लवोशियर को हिंदी में क्या बोलते हैं, लवाइजिए एवं जोसेफ एल प्राउस्ट ने बहुत अधिक प्रयोगिकी कार्यों के पश्चात रासायनिक संयोजन के निम्नलिखित 2 नियम प्रतिपादित किए। कितने नियम दिए थे, 2। एक तो लवोशियर थे और उनके साथ सहयोगी कौन थे, प्राउस्ट, दोनों ने मिलकर दिए थे। पहला नियम था द्रव्यमान संरक्षण का नियम। क्या बताया उन्होंने, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। इसको मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ। आप सभी चाहे साइंस की हो चाहे नॉन साइंस बैकग्राउंड की, आपने एक रिएक्शन देखी होगी, कार्बन प्लस ऑक्सीजन चेंजेस टू CO2। आई होप आपने ये रिएक्शन सभी ने देखी होगी। इसके अंदर ये वाले जो होते हैं उसे बोलते हैं रिएक्टेंट, और ये जो बनता है उसे बोलते हैं अपने प्रोडक्ट। एक कार्बन का यदि अपने एटॉमिक मास देखें तो कितना होता है, 12। एक ऑक्सीजन का कितना होता है, 16। कितना होता है, 16। तो 2 ऑक्सीजन है तो 2 का कितना होगा, 32। कितना होगा, 32। 32 प्लस में 12 जुड़कर क्या बना देंगे, 44। चाहे इसको आप ग्राम में लिख लो, 44 ग्राम। ये रिएक्टेंट का क्या है, मास है। इधर कार्बन का देखो कितना है, तो एक कार्बन पे 12
एटॉमिक मास कितना होता है 12, एक ऑक्सीजन पे 16 तो 2 पे कितना होगा 32, 32 और 12 कितने हो जाएंगे 44। यानी कि जो आपने रिएक्टेंट का मास लिया ना वही अपने को किसका मिलेगा प्रोडक्ट का मास। यानी कि ना तो अपने इस रिएक्शन के अंदर मास को बना पाए हैं ना क्या कर पाए हैं नष्ट कर पाए हैं। यानी कि जो इनका द्रव्यमान है वो क्या रह गया सुरक्षित रह गया सुरक्षित रह गया। इसे बोलते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम। आई होप आपको इस एग्जाम्पल से इजीली समझ में आ गया होगा। जब रासायनिक परिवर्तन रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होता है तब क्या द्रव्यमान में कोई परिवर्तन होता है? तो आप मेरे हिसाब से अभी बता पाओगे कि नहीं, द्रव्यमान में परिवर्तन नहीं होता। इन्होंने ये एक क्रियाकलाप करके बताया। निम्न एक्स एवं वाई रसायनों का एक युगल ले लिया। एक्स में कॉपर सल्फेट CuSO4 ले लिया, ठीक है। वाई में क्या ले लिया इन्होंने सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। इनके फॉर्मूले भी थोड़ा सा आपको पता होने चाहिए। बेरियम क्लोराइड BaCl2, सोडियम सल्फेट Na2SO4, लेड नाइट्रेट PbNO3, सोडियम क्लोराइड NaCl ये लिए। चलो आगे देखते हैं। एक्स एवं वाई युगलों की सूची में किसी एक युगल के रसायनों के अलग अलग विलयन 10 ml जल में तैयार किए गए हैं। इसको किसके अंदर तैयार किया गया 10 ml जल के अंदर तैयार किया गया है। उपरोक्त तैयार युगल विलयों में से वाई के विलयन को एक शंक्वाकार फ्लास्क में लीजिए एवं एक्स के विलयन को एक छोटी परख नली में लीजिए। छोटी परख नली को विलय युक्त फ्लास्क में इस प्रकार लटकाइए ताकि दोनों विलयन परस्पर मिश्रित ना हो। ये डायग्राम में बताया हुआ है। छोटी परख नली ये वाली ले ली अपनी, इसके अंदर लेना है अपने को मटीरियल एक्स विलयन लेना है, ठीक है। वाई वाला इस फ्लास्क में लेना है और ऐसे लटकाना है कि ये दोनों मिश्रित ना हो। तत्पश्चात फ्लास्क के मुख पर एक कोर्क चित्र 3.1 की बाती लगा दी। ये अपने क्या लगा दी कोर्क की, कोई भी मटेरियल इधर से उधर ना जा पाए, ठीक है। मेरे हिसाब से आपको ये डायग्राम से समझ आ गया होगा कि करना क्या है। ये लिखा भी इन्होंने। वाई के विलयन युक्त शंक्वाकार फ्लास्क में डूबी हुई एक्स के विलयन युक्त छोटी परख नली। अंतर वस्तु युक्त फ्लास्क को सावधानी पूर्वक तोल लीजिए। अब तोलो। अब फ्लास्क को झुकाकर इस प्रकार घुमाएं जिससे एक्स व वाई के मिलन परस्पर मिश्रित हो जाएं। अब ये सारे दोनों क्या हो जाएं एक्स और वाई मिश्रित हो जाएं। लास्ट में बताऊंगी कंक्लूजन क्या निकला है, अपने वहाँ पे क्रियाकलाप करके नहीं दिखाना, ठीक है। अब इस फ्लास्क को पुनः तोल लीजिए। पहले तोला था और अब तोल लीजिए। शंक्वाकार फ्लास्क में क्या अभिक्रिया हुई? क्या आप सोच सकते हैं कि कोई रासायनिक अभिक्रिया हुई है? फ्लास्क के मुख पर कोर्क क्यों लगाते हैं? क्या फ्लास्क के द्रव्यमान व अंतर वस्तुओं में कोई परिवर्तन हुआ है? इन सब के उत्तर अपने द्रव्यमान संरक्षण नियम से मिलेंगे। आपके काम की बात है ये। द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार किसी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो सर्जन होता है और ना ही विनाश होता है। तो द्रव्यमान संरक्षण किसने दिया था? लवोसियर ने, प्राउस्ट ने। दूसरा, द्रव्यमान संरक्षण होता क्या है कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होगी उसके अंदर ना तो द्रव्यमान को उत्पन्न किया जा सकेगा ना नष्ट किया जा सकेगा। आई होप यहाँ तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं है। स्थिर अनुपात का नियम, दो नियम दिए थे ना इन्होंने रासायनिक संयोजन के अंदर। दूसरा स्थिर अनुपात का नियम। अनुपात क्या रहता है? स्थिर रहता है। नाम से ही पता लग रहा है अनुपात क्या रहेगा? स्थिर। लवोसियर व अन्य वैज्ञानिकों ने इस बात पर प्रकाश डाला कि कोई भी यौगिक दो या दो से अधिक तत्वों से निर्मित होता है। कोई भी यौगिक, जैसे आप H2O ले लो, इसमें दो तो हाइड्रोजन के
एलिमेंट है और एक किसका है, ऑक्सीजन का। ये 2:1 की फॉर्म में होंगे तभी वाटर बनाएंगे, नहीं तो नहीं बनाएंगे। आप सोचो कि आज मेरे पास हाइड्रोजन कम है, ऑक्सीजन के 2 एलिमेंट ले लूँ या एटम ले लूँ तो H2O बन जाएगा, नहीं। H2O बनने के लिए आपको 2 तो हाइड्रोजन के क्या चाहिए, आपको एटम चाहिए और एक आपको चाहिए ऑक्सीजन का। इस प्रकार प्राप्त यौगिकों में इन तत्वों का अनुपात स्थिर होता है। अनुपात क्या रहेगा, स्थिर। जैसे आपको CO2 बनानी है ना, तो 1 कार्बन और 2 ऑक्सीजन आपको लेने पड़ेंगे, चाहे इसे किसी भी स्थान से प्राप्त किया गया हो। अब इसका एग्जाम्पल मैं बताती होती हूँ हमेशा कि जैसे पानी है, आप चाहे मेरे घर से पियो, चाहे समुंदर से पियो, चाहे आप अपने घर से कहीं से भी पी लेना, उसका फॉर्मूला पानी का क्या रहेगा, H2। ठीक है, उसका रेशो 2:1 ही रहेगा, आप कहीं से ले लेना, यानी कि अनुपात क्या रह गया, स्थिर। तो इसे बोलते हैं स्थिर अनुपात का नियम। अथवा किसी ने भी इसे बनाया हो, चाहे कहीं अपने लैब के अंदर तैयार हुआ है या नेचुरली अपने वाटर देखते हैं, उसका फॉर्मूला क्या रहेगा, H2O। ठीक है, इसको अपने समझते हैं। यौगिक जल में हाइड्रोजन व ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात सदैव 1:8 ही है। देखो अब H2O के अंदर हाइड्रोजन का 1 का कितना होता है, वेट 1 होता है ना, उसका एटॉमिक मास 2 का कितना होगा, 2। ऑक्सीजन का मैंने अभी बताया था कितना होता है, 16, कट के कितना आ जाएगा, 1:8। तो इस फॉर्म में ये बात कर रहे हैं। ठीक है, अनुपात सदैव 1:8 होता है, चाहे जल का स्रोत कोई भी हो, चाहे झरने से लिया हो, चाहे नदी से लिया हो। इस प्रकार यदि 9 ग्राम जल का अपघटन करेंगे, 9 ग्राम जल का अपघटन करेंगे तो सदैव 1 ग्राम हाइड्रोजन और 8 ग्राम ऑक्सीजन ही प्राप्त होगी। 8 और 1 9, टोटल हो गया 9 में से 1 अपने हाइड्रोजन और 8 क्या होगी, ऑक्सीजन। इसी प्रकार अमोनिया, अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है, NH3। एक अमोनिया पर कितना होता है एटॉमिक मास, 14। एक हाइड्रोजन पर 1 तो 3 पे कितना होगा, 3, यानी कि ये इस रेशो में ही जुड़ेंगे, 14:3 के अंदर। इसी प्रकार अमोनिया NH3 में नाइट्रोजन व हाइड्रोजन द्रव्यमानों के अनुसार सदैव 14:3 के अनुपात में विद्यमान रहते हैं, चाहे अमोनिया किसी भी प्रकाश से निर्मित हो और किसी भी स्रोत से लिया गया हो। उपरोक्त उदाहरणों से स्थिर अनुपात के नियम की व्याख्या की गई है, जिसे निश्चित अनुपात का नियम भी कहते हैं। अनुपात स्थिर है। प्राउस्ट ने इस नियम को इस प्रकार से व्यक्त किया, किसी भी यौगिक में तत्व सदैव एक निश्चित द्रव्यमान के अनुपात में विद्यमान होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, एग्जाम के अंदर आएगा सीधा स्टेटमेंट कि किसी भी यौगिक में तत्व सदैव एक निश्चित द्रव्यमानों के अनुपात में विद्यमान होता है। ये कौन सा नियम है, तो निश्चित अनुपात का नियम है। किसने दिया था, लवोशियर के साथ साथ प्राउस्ट भी थे। आई होप आपको ये 2 नियम मेरे हिसाब से अच्छे से समझ आ गए होंगे, रासायनिक संयोजन के 2 नियम। अब अपनी जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें अपने करेंगे डाल्टन परमाणु के बारे में। ठीक है, परमाणु क्या होता है, कितने बड़े होते हैं, इनकी त्रिज्या कितनी होती है, और उसके बाद इनके सिंबल क्या होते हैं, परमाणु द्रव्यमान क्या होता है, परमाणु भार क्या होता है। चैप्टर थोड़ा बड़ा है पर इंटरेस्टिंग है। ठीक है, तो आप प्लीज़ बताइए कि अपने फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर साइंस की कंप्लीट जितने भी 10 टॉपिक हैं उनको अपने यूट्यूब पे करवा दें। यदि आपका सभी का सहयोग रहा तो अपने सारे चैप्टर रीड आउट करवा के उसके बाद टेस्ट सीरीज अपने लर्निंग ऐप पे स्टार्ट कर देंगे। थैंक यू सो मच।